भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ख़ास तौर से इस सरकार के जो मुखिया हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक्चुअल में अपने आप को प्रधानमंत्री समझ ही नहीं रहे हैं। न तो भारतीय संविधान को मानने को तैयार है, न लोकतंत्र को मानने को तैयार है, न भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को मानने को तैयार हैं। वो अपने हर चीज़ में नाक का सवाल बना ले रहे हैं। जैसे जब साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज इस तरीके से लोकसभा में विपक्ष ने लगातार इस बुलंदी से आवाज़ उठाई और जिसको लेकर कई बार सदन ठप करना भी पड़ गया। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 150 छात्रों को घायल और लगभग उसी के आसपास पुलिसकर्मी भी घायल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके का जो कांड हुआ उसके पीछे को किसका साजिश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर सुभाष राजभर। सुभाष जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगभग 150 के आसपास पुलिस की कार्रवाई में लड़के घायल हुए और उसी के आसपास पुलिस भी घायल हुए हैं। अब ये तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, युवाओं के ऊपर हर चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से जोड़ा जा रहा है, लेकिन युवाओं का सीधे तौर पर एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को लेकर जिस तरीके से सक्रियता दिखलाना चाहिए था वो नहीं दिखला पा रहे हैं? देखिए, ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई तब से उनका टाइमलाइन आप देखेंगे तो जब भी जनता जनार्दन, इस देश की जनता जनार्दन कई प्रकार की है, जैसे नौजवान हैं, युवा बेरोजगार हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, किसान हैं, हमारे पढ़ने वाली बेटियां हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणी महिलाएं हैं। इसमें से कोई भी प्रोटेस्ट करता है और लोकतंत्र जो हमारा भारतीय संविधान है, आप उसमें आर्टिकल 17 से लेकर 21 तक बहुत विस्तार से भारत के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं मूलभूत अधिकारों में एक बड़ा अधिकार है कि हमारे देश के नागरिक, चाहे वो युवा छात्र हों, नौजवान हों, बेरोजगार हों, किसान हों, हमारी महिलाएं हों, बेटियां हों या कोई कम्युनिटी हो, सबको लोकतांत्रिक तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है, सरकार से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार से नहीं प्रशासन का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वो किसी लोकतंत्र में हमारे देश के नागरिक अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर कुछ गलत हो रहा है सरकार में या प्रशासन में तो उसका विरोध करने के लिए भी उनको मूलभूत अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से 21 तक में व्यवस्था दिया है। और उसी अधिकारों के तहत चूँकि जो हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका मंत्रालय ठीक से संभल नहीं पा रहा इनसे, और अब तक कुल 50 पेपर, नीट का ही नहीं, सीबीएसई का और भी जो परीक्षाएं कराती है, क्योंकि जो एनटीए एजेंसी है वो एचआरडी मिनिस्टर के अधीन होता है, कम से कम 50 बार पेपर लीक हुआ है। ये हमारे नौजवान किसी एक दो घटना से आक्रोशित नहीं हैं, 50 बार जब एचआरडी मिनिस्टर और उनके विभाग द्वारा गलती की गई है तब जाकर के हमारे यूथ में आक्रोश आया है
और उस आक्रोश को वो प्रोटेस्ट करते हुए सिर्फ एक छोटी सी मांग जो किसी भी सरकार के लिए देन एंड देयर मान लेना चाहिए कि अगर वो हमारा अवाम कह रहा है, आप जिसके लिए मंत्री बने हो, आप शिक्षा विभाग, उस शिक्षा विभाग आप देख रहे हो, जब उस शिक्षा विभाग में लगातार कमियां हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे तमाम युवा छात्र और छात्राएं आत्महत्या कर लिए पेपर लीक को लेकर के, तो उससे जब हमारे युवाओं में आक्रोश है और उनकी छोटी सी मांग है कि नैतिकता के आधार पर अपनी गलती मानते हुए एचआरडी मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे धर्मेंद्र प्रधान का न कोई वजूद ख़त्म हो जाएगा और न तो वो दोबारा मिनिस्टर न बन पाएंगे। आप देखते हैं कि यदि प्रशासन या जिला प्रशासन में जब कभी किसी पुलिस कप्तान के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ जब जनता में आक्रोश होता है, तो अगर मान लीजिए किसी एसएचओ और दरोगा खिलाफ आक्रोश है, जनता जब आवाज़ उठाती है तो एसएसपी उनको तुरंत क्या करता है, तबादला कर देता है या लाइन हाजिर कर देता है और मामला ठंडा हो जाता है। फिर 2-4 महीने बाद वो फिर एसएचओ कहीं पोस्ट हो जाता है। इस तरीके से ये धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन कर दिए होते। ये 32 दिन से जो चल रहा है, आज 32 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ख़ास तौर से इस सरकार के जो मुखिया हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक्चुअल में अपने आप को प्रधानमंत्री समझ ही नहीं रहे हैं। न तो भारतीय संविधान को मानने को तैयार है, न लोकतंत्र को मानने को तैयार है, न भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को मानने को तैयार हैं। वो अपने हर चीज़ में नाक का सवाल बना ले रहे हैं। जैसे जब 3 साल लगातार किसान आंदोलन किए और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, केंद्रीय कृषि मंत्री था, उसका भी उस समय रिज़ाइन मांगा जा रहा था और काले कानून को वापस करने की मांग हो रही थी। उस समय भी जिस तरीके से आज हमारे छात्रों को बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया गया है, जिस तरीके से कभी जनरल डायर ने हमारे गुलाम भारत में जनरल डायर ने निहत्थों पर जैसे गोली बरसवाया था, उसी तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, महामानव प्रधानमंत्री, विश्वगुरु प्रधानमंत्री, हालांकि उनका चेला आज तक कोई एक देश है नहीं, ये उनके स्वघोषित अंधभक्त तमाम उपाधियां गढ़ दिए हैं। गुरु कोई तभी होगा जब उसका कोई शिष्य होगा, और आज तक ये विश्व गुरु का जो मामला है, विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत का चेला हो। अगर कोई एक देश भारत का चेला होता तब हम मान लेते कि चलिए विश्व गुरु हैं, वो भी नहीं है। लेकिन ये अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि हम किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भूल गए हैं कि भारत में प्रजातंत्र है। वो समझ रहे हैं कि प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र है, और मैं जैसे अकबर चक्रवर्ती सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट थे, समुद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट थे, अशोक द ग्रेट चक्रवर्ती सम्राट थे, उस तरीके से ये अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं। और उस समय राजतंत्र में राजा या सम्राट के पास तीनों शक्तियां होती थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों उसी के पास था। वो जज भी होता था, सरकार भी होता था, प्रशासक भी होता था। तो नरेंद्र मोदी जी इस समय वही बन गए हैं, और इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, अगर ये रिज़ाइन कर दिए तो हमारी सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी।
इनको युवा से मतलब नहीं है, इनको अपने प्रतिष्ठा से मतलब है। इसमें प्रतिष्ठा फंसाने कोई बात नहीं है भाई। जनता अकाउंटेबिलिटी है सरकार की जनता के प्रति है, और आप जनता के प्रति जवाबदेह हो। अगर इतना बड़े पूरे भारत देश में आज छात्र आंदोलनरत हैं, आज इसी बनारस में कल से जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ कल से छात्र आंदोलनरत है। आज जो स्टेट की यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, वहाँ के छात्र आंदोलित हैं, पूरे भारत के छात्र आंदोलित हैं। और इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आर्मी के जवान भी आकर के खेत जता रहे हैं, और वो भी आक्रोशित हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस देश में गृह युद्ध हो जाए इनकी नाक के चक्कर में। ये अपने जो नाक का सवाल बनाए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, उनसे कोई गलती नहीं हुई। ये गृह युद्ध की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में आज तक हमारे देश की आर्मी ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। एक सवाल है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव का एक पोस्टर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, संतावना देते हुए एक छात्र को, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक माँ जिस तरीके से अपने बेटे को दुलार प्यार देती है, उस तरीके के पोस्टर लिखा जा रहा है डिम्पल यादव को लेकर। वो उन्होंने किया है। हमारे माननीय महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जितने संवेदनशील हैं जनता के प्रति, छात्र के प्रति, नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, तो वह उनकी जो हमारी भाभी डिम्पल यादव जी हैं, वह उन्हीं की धर्मपत्नी है, और वो भी इलेक्टेड हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए गई थी, और जब छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, मैंने अपने आँख से देखा कि एक जो है छात्र बुरी तरीके से टार्चर हुआ है, और उसके वो बटन खोल रही थी, उसको हवा दे रही थी, रो रही थी, और ऐसे कई छात्रों को और बेटियों के साथ वो फपक फपक के रो रही थी। तो ये जो है, ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। एक सवाल और है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जिस तरीके से लगभग 3 घंटे के आसपास प्रदर्शन करने के बाद पुलिस जिस तरीके से उठाई, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से एक ऐलान भी कर दिया गया कि हर क्षेत्र में जहां जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं मांग करें, प्रदर्शन करें, इस तरीके से देखा भी गया। क्या मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव को उठाया गया? मैंने कहा ना कि ये सरकार जुल्मी सरकार है। ये अंग्रेजी सरकार से, जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते थे, सत्याग्रह आंदोलन, करो मरो, चंपारण का आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो नरम दल का था क्रांतिकारी। दूसरा गरम दल के भी हमारे क्रांतिकारी थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद बिस्मिल जी, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे न जाने कितने कुर्बानियों के बाद देश को अंततः आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। ये अंग्रेज़ों से सोचिए कि वो तो विदेशी थे, बर्बरता कर रहे थे। आप इस देश के हो, इस देश की जनता ने आपको सरकार चुना है। आप जो है चाय बेचने वाला का बेटा और खुद चाय बेचने वाला रो रो के बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी, टाइमलाइन निकाल के देख लीजिएगा, रो रो के बता रहे हैं कि हमारी माँ बर्तन मांजती थी, हम अपने पिता के साथ चाय बेचते थे, हमने बहुत त्याग किया है। अरे त्याग तुमने कुछ नहीं किया, त्याग के बदले मलाई काट रहे हो। आज तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ के जनता के प्रति कोई जवाबदेही कभी नहीं दिखाया। एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से लगातार जो विश्वास है वो विश्वास खोता जा रहा है, मीडिया पे बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम और आप बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई विश्वास हो रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि
छात्रों को एक अलग नाम दिया जा रहा है और छात्र को जिस तरीके से प्रस्तुत, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूँकि नरेंद्र मोदी कुछ अपने प्रिय बड़े औद्योगिक घरानों को तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था सीमित कर दी है, और उस अर्थव्यवस्था को जो सीमित किया उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों में, खास करके अडानी अंबानी जैसे लोग। तो इन लोगों ने इनके जो करोड़ों करोड़ रुपए कर्जे माफ़ हो जाते हैं मिनटों में, और एक किसान का 50,000 रुपये कर्जा माफ़ नहीं होता है। तो वो जो उनको अथाह धन उपलब्ध करा रहे हैं अपने पावर का मिस यूज करके, तो वो सब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा किसी भी प्रोटेस्ट को वो सीधे सीधे सरकार विरोधी बताने लगती है और वो एकदम से डाइवर्ट कर देती है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक हैं ये चीन के एजेंट हैं और चाइना फंडिंग कर रही है, उसके आधार पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब ये बिना सिर पैर की बात मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। ये 2014 से ये बहुत काले अध्याय में मीडिया को लिखा जाएगा कि ये सब बिकाऊ लोग थे। एक समय पत्रकारिता थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ते भी थे और कलम वाले कलम से लड़ते थे, मीडिया लड़ती थी। मीडिया जो लिखती थी उससे हमारे युवाओं में जोश पैदा होता था, और आज की ये बिकाऊ मीडिया हमारे यूथ को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको खलनायक के रूप में पेश कर रही है। आप बताओ, आपको सवाल सरकार से करना चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी एक बार भी प्रेस ब्रीफिंग किया? ये उस समय के मुख्य प्रधानमंत्री को, आदरणीय दिवंगत श्री मनमोहन सिंह जी को, ये मौन मोहन प्रधानमंत्री कहते थे। जबकि वो आदमी अगर विदेश यात्रा करता था तो अपने जहाज के भीतर पत्रकारों को साथ रख के आकाश में भी बैठ देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और वहाँ जिस देश में वो वार्ता करते थे, द्विपक्षीय वार्ता जब होती थी, तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी बैठते थे कि जो समझौते हो रहे हैं, जो बात हो रही है, वो देश जाने। क्योंकि जो दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं वो देश के लिए होते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए समझौता नहीं होता है, सरकार के लिए समझौता नहीं होता है, ये देश के अवाम के लिए समझौता होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी आज तक कभी मेन स्ट्रीम मीडिया को ले गए हैं? कभी न लेके गए हैं, न मेन स्ट्रीम मीडिया कभी मांग की है जाने का। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ दिखाना है कि मोदी जी गए इंग्लैंड, अमेरिका, तो इतने लाखों लोग मोदी 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 कर रहे हैं। अब वो किराए पर आए हैं, पैसा दे के आए हैं, ऐसे भी खबरें आती हैं। विदेशों में कितना विरोध होता है, तमाम वहाँ की मीडिया पूछती है सवाल। अभी ये गए थे, एक मीडिया ने सवाल कर दिया अमेरिका की महिला पत्रकार ने, इन्होंने ऐसा कर लिया कि वो बेचारे अगले दिन से सर्विस से बाहर कर दिया गया। तो ये जवाबदेही के बजाय ये सबसे, इस भारत देश के सबसे गैर जिम्मेवार, तानाशाह, हिटलर शाह, फासिस्टवादी अगर प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे फासिस्टवादी और निरंकुश, क्रूर, जनरल डायर के बराबर क्रूर प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन करें, अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है तो खासकर समाजवादी पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, जितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अगर उनकी नाक का सवाल है तो हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है। हम जनता के प्रति जवाबदेह रहे हैं, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। और इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी हमेशा ताकत देगी और हमारे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने के लिए किसी भी लेवल तक आंदोलन करेगी। और हमारे महबूब नेता को, ये किसी भी नेता को डिटेन कर ले, बंद कर दें, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमारे महबूब नेता को ये डिटेन करके बंद कर दिया 24 घंटा भी, पूरे भारत में आग लग जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं ना, ये दावा कर रहा हूँ मैं। आग ने लग जाए तो बता देना आप। अभी कल थोड़ी देर का डिटेन किया था ना, पूरे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में क्या देखा आपने? जिस बस में हमारे महबूब नेता को डिटेन किया गया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उस बस को डिटेन कर लिया, हिल नहीं पाई वो बस की पहिया। हम आदरणीय पूज्य नेताजी के हम लोग चेले चपाटे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता ने हमको सिखाया है कि झुकना नहीं है, मर जाना पर झुकना नहीं, और सत्य के लिए लड़ते रहना। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज सदन में हमारे महबूब नेता ने जो जो सवाल किए हैं, सरकार के पास एक उत्तर नहीं था। और चूंकि ऑनरेबल स्पीकर जो लोकसभा के हैं, वो तो सीधे सत्ता के दलाल लगते हैं, जबकि स्पीकर निष्पक्ष होता है। मैं बेहद करीब से स्पीकर के चीज़ों को जानता हूं, कर्तव्यों को, क्योंकि जो हमारे गुरु और जो हमें अपना सगा बड़ा बेटा मानते थे, आदरणीय पूज्य बाबू सुखदेव राजभर जी 2007 से 12 में ऑनरेबल स्पीकर थे यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैंने उनकी कार्यशैली देखा है, उनके साथ काम किया है। उन 5 सालों में हमारे आदरणीय बाबूजी के ऊपर विपक्ष कभी उंगली नहीं उठा पाया कि ये पक्षपात करते हैं। एक घटना छोड़ से बता रहा हूँ। एक हमारे विपक्ष के सांसद जी ने सवाल किया, विधायक ने सवाल किया कि बिजली व्यवस्था कब तक सुधरेगी। तो उस पर हमारे उस समय ऊर्जा मंत्री थे श्री रामवीर उपाध्याय जी। रामवीर उपाध्याय जी ने कहा कि हम 2017 तक बिजली को पूरी तरीके से, बिजली के सिस्टम को ठीक कर देंगे। उस पर हमारे ऑनरेबल स्पीकर आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी ने तुरंत रोका मंत्री को। कहा, माननीय मंत्री जी, आप 7 से 12 के लिए चुन के आए हैं, 17 के लिए नहीं आए हैं। आप 12 तक बिजली व्यवस्था में कितना सुधार कर पाएंगे, इस पर बताइए। ये होती है स्पीकर की ईमानदारी। और ओम बिरला जी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि विपक्ष भारी पड़ रहा है, कुर्सी पर से उठ के चले जाते हैं चैम्बर में। और तो कितने बिल उन्होंने पास करवा दिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बर्खास्त करके 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया, एक तरफा बिल पास हो गया। तो इसमें चूंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, थोड़ा घना हर स्पीकर पक्षपात करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। पर श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, इनका साफ साफ दिखाई देता है कि ये सरकार की तरफ से पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, जिस तरीके से लगातार जो आंदोलन है उसको लेकर लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और सीधे तौर पर सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर कब आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि युवाओं की बातों को दबाया क्यों जा रहा है। आपको बता दें कि जब शासन सत्ता के खिलाफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा रोड पर उतरकर बगावत शुरू किए हैं, तो कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में जिस तरीके से वर्तमान स्थिति जो चल रही है, दिल्ली से लेकर गांव तक, यानी शहर से लेकर गांव तक, चारों तरफ एक ही बात सुनी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत सारे सवाल छोड़े जा रहे हैं। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार की क्या मंशा है। विपक्ष तो लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहा है और सदन में जिस तरीके से लगातार युवाओं की आवाज़ गूंज रही है, विपक्ष उठा रहा है। अब ये देखना ये होगा कि सरकार कब बैकफुट पर आती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए, कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।